हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार में। हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है और वन शॉट सीरीज के अंदर हम लोग एंडिंग की तरफ है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो 11वां चैप्टर आपके उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, एमसीक्यू जो बन सकते हैं, वो हमने कर लिए थे और उससे पहले हमने नोट्स पढ़ लिए। और ये चैप्टर बड़ा छोटा सा है, 10-12 क्वेश्चंस टोटल होंगे, 10 के आसपास, और शानदार तरीके से। फिर रैखिक प्रोग्रामिंग की वैसे कोई भाषा भी नहीं है, 2-3 ग्राफ आप लोग सीख लोगे तो आपका काम इजी वे में हो जाएगा। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बढ़िया तरीके से। 11.1, 11.2 और विविध है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं शानदार तरीके से, हमारा काम हो जाएगा। 11.1 का पहला सवाल, मैंने उदाहरण नहीं लिया, मैंने सवाल लिया, कोई समस्या नहीं, किसी को लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि एक रेखा x, y, z अक्षों के साथ, कोई भी रेखा x अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है, कोई भी रेखा y अक्ष के साथ गामा कोण बीटा कोण बनाती और जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाती, यानी अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 135 डिग्री और 45 डिग्री है गामा का कोण बनाती, दिक् कोसाइन ज्ञात करनी। पहली बात तो आपको दे रखा है कोण दे रखे, आप लिखोगे दिया गया, हम लोग लिखेंगे दिया है अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 135 डिग्री और गामा का मान 45 डिग्री। ये आपको अल्फा बीटा दे रखी, आपको दिक् कोसाइन निकालनी। आप लोग लिखोगे, अब ध्यान देना क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे चूंकि L बराबर होता है कोस अल्फा, ठीक है, तो कोस अल्फा होने का मतलब हो जाएगा कोस 90 डिग्री, क्यों अल्फा मान 90 और कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। फिर हम लोग लिखेंगे m बराबर कोस बीटा होता है, तो ये हो जाएगा कोस 135 डिग्री। अब 135 के बच्चों को मान पता नहीं होता, माइनस का 1/√2 होता है, लेकिन मैं तो भी लिखवा देता हूँ आपको। कैसे करेंगे हम इसको हम लोग लिखेंगे कोस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। 135 डिग्री क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, लेकिन वो भी माइनस का साइन थीटा। मैं कारण बता देता हूँ आपको, माइनस का साइन थीटा इसीलिए 90 प्लस थीटा दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो साइन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस तो बाहर चला रहेगा, और साइन 45 का मान हो गया 1/√2, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे m बराबर n बराबर कोस गामा, तो यहां से ये हो जाएगा कोस 45 डिग्री, कितना, कोस 45, गामा 45 है, और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। हम लोग लिखेंगे अतः दिक् कोसाइन, अतः दिक् कोसाइन 0, माइनस का 1/√2, 1/√2 होगी। ये आपको ध्यान रखना। आपको ये तीनों फॉर्मूले पता होना चाहिए। जिस बच्चे को ये तीनों फॉर्मूले पता है उसको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। जिस बच्चे को तीनों फॉर्मूले पता होते हैं उसको ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। कोई भी कोण बना सकता है, 90 डिग्री बना ले, 0 डिग्री बना ले, ठीक है, कोई समस्या होती नहीं। उदाहरण के अंदर एक उदाहरण, उसके अंदर वो 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बना। 90 मतलब 0, 60 डिग्री मतलब कितना, 1/2, 30 डिग्री मतलब √3/2, तो दिक् कोसाइन 0, 1/2, √3/2 हो जाती, कोई समस्या थी नहीं। इस प्रकार से तीनों फॉर्मूले, L बराबर कोस अल्फा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, दिक् कोसाइन का एक फॉर्मूला और होता है, L बराबर, जब दिक् अनुपात दे रखे होता है A/r सदिश का परिमाण होता है, m बराबर b/r सदिश का परिमाण होता है, और n बराबर c/r सदिश का परिमाण। ABC क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं, और ये जो r सदिश होता है वो कैसे निकलता है, √a² प्लस b² और प्लस में क्या निकलता है, c², ऐसे r सदिश का परिमाण निकलता है, ठीक है। ये सारी बातें नोट्स में बता चुका हूँ, MCQ वाली क्लास में बता चुका हूँ। आज और जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और भी बढ़िया तरीके से काम करते जाएंगे। बोलो साहब, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, दूसरा। तो 11.1 के 2 ही क्वेश्चन करने, एक तो पहला हो गया, एक हो गया दूसरा, ठीक है। पहला हो गया और कौन सा हो गया, दूसरा। बाकी अगर आप लोग बात ध्यान से देखोगे तो तीसरा सवाल रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं, ABC के मान दे रखे हैं।
आपको दी कोसाइन निकालनी, ये मैं आपको एमसीक्यू में करवा चुका हूँ, करवाए तो मैंने ये भी थे लेकिन तो भी मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और चौथा संरेख सिद्ध करना है। संरेख मतलब दो भुजाओं के वर्गों, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा बराबर आना। 10वें चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और आप चाहोगे तो हम लोग चौथा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे संरेख वाला, अच्छा क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में आया है, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद दूसरा करते हैं, दूसरे के बाद हम लोग चौथा सवाल करें। 11.1 जो है ना उसमें 3 सवाल हम लोग कर लेते, पहले हम लोग दूसरा करते हैं, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन से, 1 नंबर कोई पूछ सकता है। एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनता है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनता है और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनता है, ये सबको पता है। समान कोण बनाने का मतलब ये हो गया कि प्रश्न अनुसार आपको एक बात बोल दी गई, ठीक है। आप लिखोगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार एक चीज स्पष्ट हो गई है, प्रश्न अनुसार अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये तीनों कोण बराबर दे रखे। अब आपको एक फॉर्मूला बता होना चाहिए, अल्फा का मान आ गया, बीटा का भी सेम होगा, गामा का भी सेम होगा। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग लिखोगे चूंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा और प्लस में कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1 होता है। लिखवा रखा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तो एल बराबर क्या था, कोस अल्फा, एम बराबर कोस बीटा और एन बराबर कोस गामा। सब जगह सेम कर दो, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, क्योंकि बीटा भी अल्फा के बराबर है, गामा भी अल्फा के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर हो गया 1। यहाँ से हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा तो कोस अल्फा बराबर प्लस माइनस का 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 1 का रूट 1 आएगा, ठीक है। कोस अल्फा का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। ये रेखा क्या दिक् कोसाइन है, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। हम लोग लिख देंगे, अगर कोस अल्फा ये तो कोस बीटा भी यही होगा। आप लिखोगे अतः रेखा के दिक् कोसाइन, अतः रेखा के दिक् कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 कोमा प्लस माइनस 1/√3 होंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे तीनों के, ठीक है। प्लस माइनस तो पता ही, स्क्वायर हटाता आया था, ये लो सर। 1 नंबर में अच्छा क्वेश्चन से कोई एबीसीडी में सीधा पूछ ले तो याद कर लेना प्लस माइनस। अब कहीं की किताबों में प्लस माइनस होता है, कहीं की किताबों में प्लस माइनस नहीं होता है, सीधा ही होता है। तो एक ही बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं, आप लोग यहाँ ढंग से लगा सकते हो प्लस माइनस का चिन्ह। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा। बोलो सर, है कोई समस्या? ये एक फॉर्मूला जिसको पता था, बाकी काम तो सीधा सीधा हो गया। क्यों, कोस अल्फा का मान ये है तो कोस बीटा का भी ये होगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर बना रही, तो सेम टू सेम आ जाएगा। और बोलो सब, करिए। एक चौथा क्वेश्चन करवाता हूँ संरेख वाला, बाकी करवा रखा है मैंने 10वें चैप्टर सदिश के अंदर, लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन एक बार बोर्ड के अंदर 2-3 बार, तो रिपीट कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं। उसको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगानी है तो 10वें चैप्टर का, बट यहाँ आ गया तो हम लोग एक बार यहाँ पर भी करें, है ना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगा के काम हो जाएगा आपका। करो, पहले इसको करो फिर चौथा करते हैं। बाकी तीसरा तो रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं, दिक् कोसाइन निकालने कितने क्वेश्चन इसके करवा रखे हैं, और चौथा है। फिर हम लोग 11.2 शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस, यूपी बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चंस, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चंस, वो यहाँ से बनेगा सीधा सीधा 11.2 में से। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई 1 नंबर में, कोई 2 नंबर पूछ ले, जहाँ से आता है बढ़िया तरीके से करो, इसको करो, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा, बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 11.1 का लास्ट क्वेश्चन से। 5 ही क्वेश्चन टोटल, बाकी हमने कर लिए। वैसे दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4, -1, -2, 1, 5, 8, 7, ये 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, संरेख सिद्ध आपको करना है। अब देखो एक बात होता है, या तो इसको संरेख सिद्ध कर दो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाले से। 2 बिंदु बीच की दूरी कैसे निकलती है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग 3D पढ़ते हैं, 2D थोड़ी। 2D में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। एक तो ऐसे कर दो, चाहो तो 10वें चैप्टर की तरह कर दो। कैसे? पहले बिंदु का इस सदिश निकाल दो दूसरे का, फिर दो सदिशों का योग तीसरे सदिश के बराबर, वैसे कर लो। हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी से करते हैं, कुछ नया करते हैं, बाकी वैसे भी कर रखा। ठीक है, तो हमारे पास 3 बिंदु है सर। कितने बिंदु है? 3। हम लोग लिख देंगे मान ए बिंदु मान लेते हैं पहला, 2, 3 और 4। दूसरा बिंदु मान लेते हैं बी, -1, -2 और 1, तथा एक बिंदु सी मान लेते हैं 5, 8 और 7। चाहो तो देखो, अगर मैं इसका ओ ए सदिश से निकालूं तो 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk हो सकता है। ओ बी सदिश आ जाएगा माइनस का ik माइनस का 2jk प्लस का kk। ओ सी सदिश आ जाएगा 5ik 8jk और 7kk। ऐसे करके फिर मैं ए बी सदिश से निकालूंगा। ए बी सदिश कैसे निकलता है? ओ बी सदिश में से ओ ए सदिश माइनस करना होता है। बी सी सदिश कैसे निकलता है? ओ सी सदिश में से दूसरे सदिश में से पहले सदिश का स्थिति सदिश माइनस करना होता है। वैसे भी कर रखा, वरना दो बिंदुओं को जोड़ने वाले का स्थिति सदिश हमने निकालना सीखा है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दूरी सूत्र से। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चूंकि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना आप लोग, अब अगर हम लोग निकालेंगे इसका ए बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? इसका ए बी निकालेंगे। ए से बी की दूरी सिंपल वे में काम हो जाएगा। ए से बी की दूरी का मतलब देखो, -1 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा -1 -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 -3। ठीक है, -2 -3 का होल स्क्वायर, 1 -4 का होल स्क्वायर, 1 -4 का होल स्क्वायर। अब माइनस इसीलिए सूत्र वाला आ रहा है। ठीक है, इसको आगे ही सोल्व कर देते हैं पूरा का पूरा एज इट इज। लास्ट के अंदर एक रिजल्ट आ जाएगा, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -2 -3 -5 का स्क्वायर, 1 में से -4 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 9, ये बनेगा 25 और ये बनेगा कितना? 9 बराबर अंडर रूट के अंदर ये कितना लिख दूं? 25 और 9 कितना होता है? 34। 34 और 9 कितना होता है? 43। कितना होता है? 43। अंडर रूट के अंदर 43 आ गया पहले का उत्तर तो। ठीक है, कोई समस्या थी नहीं। x2 माइनस x1 करना है वैसे भी। इसके बाद हम लोग निकालेंगे इसका BC। क्या निकालेंगे? BC। BC ये देखो दोनों बिंदु 5 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 8 -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर, 7 -1 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 रे क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 बराबर अंडर रूट ऑफ, ये कितना बन जाएगा? 172 बन जाएगा। क्या कितना बन जाएगा? 172। अब 172 को कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ, है ना। 172 को मैं अगर लिखूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट के अंदर 4 गुणा 43, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और 4 गुणा 43 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 43। कितना लिख सकता हूँ? 2 रूट 43। तो 2 वैल्यू आई है साहब हमारे पास।
एक ये आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। एक अभी और निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। अब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी ए सदिश निकाल दिया, सी ए निकाल दो, एक ही बात है, या एस सी निकालो, कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, सी ए के हिसाब से x2 माइनस x1, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट ऑफ, 2 में से ये जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर, ये जाएगा तो -5 का होल स्क्वायर, ये जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ के बाद आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, और ये हो गया 9। तो ये तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर 43, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 43, कितना हो जाएगा रूट के अंदर 43। बोलो सर, क्या यहाँ दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है क्या? बिल्कुल है। आप लोग लिखोगे, आप लिखोगे चूंकि, क्या लिखोगे? चूंकि ए बी और प्लस में जो सी ए है वो भी सी के बराबर है। देख लो आप लोग, अगर आप लोग ए बी प्लस सी ए कर देते हो, आपने इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ा, रूट 43 2 रूट 43 होगा, वो उसके बराबर है। आप लोग लिखोगे अतः तीनों बिंदु, क्या लिखोगे? अतः तीनों बिंदु संरेख है, अतः तीनों बिंदु संरेख है। ये सवाल हमने कर दिया सिद्ध। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 10वें चैप्टर की तरह भी कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा 10th क्लास का बेसिक यूज किया। बाकी जिस दिन एग्जाम में सवाल आएगा उस दिन पता थोड़ी लगे ना किससे हो रहा है। बाकी सिंपल ही काम है, जितना आप लोग हार्ड समझ रहे हो उतना हार्ड है नहीं। ले लो साहब, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर हम लोग 11.2 को शुरुआत करते हैं। अगर आपने 11.2 में एक क्वेश्चन देख लिया कि एक बिंदु की समांतर रेखा से दूरी कैसे निकलती है, सदिश रूप में दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकलता है, कार्तीय रूप में दो रेखाओं के बीच का कोण निकलता है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कार्तीय रूप में हो जाती, दोनों में हो जाती, विषमतलीय रेखाओं। अगर आप लोगों ने एक एक पैटर्न का सवाल ढंग से कर लिया ना, तो एक एक टाइप के सवाल आपके दिमाग में होंगे, आप सारे के सारे सवाल उड़ा के लेके जाओगे और आनंद आ जाएगा आपको, मेरी गारंटी इसमें। करो साहब, इसका स्क्रीनशॉट लो और मेन अब शुरू करते हैं बढ़िया तरीके से। 11.2 को शानदार तरीके से आनंद आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी आपकी। करो साहब, करो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। 11.2 को करते हैं शुरुआत फटाफट। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने जो 3 क्वेश्चन आपको 11.1 में समझाए हैं, बेसिक आपको नॉलेज बढ़िया तरीके से हो गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 से। अब देखो, हम लोग शुरुआत करते हैं आपके प्रश्नावली 11.2 की, और 11.2 में जितने भी 5 से 6 एग्जाम्पल आ रखे, अगर आपने 5 से 6 एग्जाम्पल कर लिए तो यहाँ से सवाल फाइनल आएगा। यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बड़ा क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनेगा। दिमाग में पैटर्न रखना है, ऐसे कोण निकलता है, ऐसे दूरी निकलती है, विषमतलीय रेखाओं की दूरी अलग होती है, समतलीय की अलग होती है, यानी समांतर रेखाओं की। एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बिंदु 5,2, -4 से जाने वाली तथा सदिश 3i के प्लस 2j के माइनस 3k के समांतर रेखा का सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना। यही बोला आपको है ना, 3i के प्लस का 2j के और ये माइनस का 8k है। देखो मैंने यहाँ गलत लिख दिया कि समांतर रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण, क्योंकि यहाँ दो रूप है, एक सदिश रूप होता है, एक कार्तीय रूप होता है। हम किसी भी कार्तीय रूप को सदिश रूप में आराम से चेंज कर सकते हैं और किसी भी सदिश रूप को कार्तीय रूप में आराम से बदला जा सकता है। सबसे सिंपल रहता है सदिश रूप, कार्तीय रूप की कैलकुलेशन हार्ड हो जाती। बाकी सवाल में कार्तीय रूप आएगा तो कार्तीय रूप के हिसाब से करेंगे, सदिश आएगा तो सदिश रूप। धीरे धीरे नोट्स भी रिवीजन करवा दूंगा और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को नोट्स याद होंगे। मैंने आपको नोट्स वाले दिन भी यही बोला था, जो नोट्स गुरुजी आपको नोट्स इसीलिए पढ़ा रहे हैं साहब। अगर उस नोट्स का काम ही नहीं है तो फिर हम लोग क्यों 1 घंटे कोई क्लास लेते हैं, क्यों 20-25 मिनट खराब करते हैं आपके जीवन के अमूल्य जो समय, उसको खराब थोड़ी किया जा सकता है। तो जो एग्जाम्पल होते हैं उसको करने के लिए या क्वेश्चंस करने के लिए लैंग्वेज का आना अति आवश्यक है। क्या आना अति आवश्यक है? लैंग्वेज का आना बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल साहब। ठीक है, अब एक बात बताता हूँ। हमें 2 रूप पूछे गए, एक पूछा गया सदिश रूप, एक पूछा गया कार्तीय रूप। मैं पहले बीच में कुछ छोड़ता हूँ जगह।
आप लोग लिखोगे चूंकि सदिश रूप, है ना, पूरा मैं नहीं लिख के सदिश रूप लिख देता हूं। चूंकि रेखा का सदिश रूप, रेखा का जो सदिश रूप होता है साहब वो होता है आपके आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस में लैम्बडा बी सदिश, ये इसका एक सदिश रूप होता है। ठीक है, अब सदिश रूप है तो कुल मिलाकर अगर मुझे यहां से आर सदिश निकालना है तो मैं 100% श्योर हूं कि मुझे लैम्बडा, तो चलो एक अचर राशि आ गई यहाँ पर, और कुछ बातें पहले 10वां चैप्टर आना चाहिए सदिश, क्योंकि आगे अभी 10वें चैप्टर से रिलेटेड खूब सारी चीजें आएगी। तो मुझे ए सदिश और बी सदिश की जरूरत होगी। अब ए सदिश और बी सदिश क्या होगा, आप लोग लिखोगे चूंकि मुझे एक तो लिखना है ए सदिश और मुझे लिखना है एक बी सदिश। एक तो ए सदिश बी सदिश लिखना जो यहां चाहिए। ए सदिश होगा जिस बिंदु से वो गुजर रही, इसके दिक् अनुपात ए सदिश हो जाएगा 5i कैफ प्लस का 2j कैफ माइनस का 4k कैफ। ए सदिश वो होगा जिस बिंदु से वो गुजरी, बी सदिश जिसके समांतर है। किसके समांतर है आपके 3i कैफ प्लस 2j कैफ और माइनस का क्या हो जाएगा 8k कैफ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या, यहां तक तो है आपको। देखो एक बार नोटिस करो बढ़िया तरीके से, करिए सब, करिए फटाफट करिए एक बार। यहां तक हो गया। ए सदिश वो होगा जिस बिंदु से वो गुजर रही है, बी सदिश होगा जिस बिंदु जिस रेखा के वो समांतर है, वो आपका बी सदिश होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। आर सदिश में ए सदिश आपके पास है 5i कैफ, फिर प्लस का 2j कैफ और माइनस का 4k कैफ। ठीक है, और प्लस में लैम्बडा बार चल रहा है। बी सदिश कौन है, बी सदिश है आपके पास 3i कैफ प्लस का 2j कैफ और माइनस का 8k कैफ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये जो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, है ना, ये आपके रेखा का सदिश रूप है। रेखा का सदिश रूप, ये क्या कहलाएगा आपका रेखा का सदिश रूप कहलाएगा। अब इस सदिश रूप को कार्तीय रूप में बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसी को आगे बढ़ाना है। कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। इस आर सदिश की वैल्यू रखनी, आर सदिश की वैल्यू हो जाएगी xi कैफ प्लस yj कैफ प्लस zk कैफ। ये आर सदिश हो गया, बिल्कुल सर। इनको जोड़ोगे तो कैसे जुड़े, आई वाले में आई जुड़े। देखो पहले ये 3 अंदर गुणा होगा तो 5 प्लस 3 लैम्बडा हो जाएगा। 5 प्लस 3 लैम्बडा आई कैफ, 2 ये लैम्बडा अंदर जाएगा तो 2 प्लस, तो प्लस में 2 प्लस 2 लैम्बडा जे कैफ। ये और ये होगा, मैं माइनस अगर बाहर रख देता हूं, यहां से माइनस बाहर रख देता हूं तो ये बन जाएगा 4 प्लस 8 लैम्बडा के कैफ। एक बार नजर दौड़ाइएगा सब आप लोग, ठीक है। चाहो तो माइनस अंदर भेजो तो अंदर भेज दो, कोई समस्या नहीं। अगर आपको तुलना करनी है, यहाँ प्लस लगाना है तो फिर यहाँ अंदर क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस। यहाँ अंदर क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम लोग दोनों पक्षों की तुलना करें ना, है ना, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना कर, आई से आई तुलना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा x
बराबर तो आ जाएगा 5 प्लस का 3 लैम्बडा। ठीक है, कोमा y बराबर आ जाएगा 2 प्लस 2 लैम्बडा और z बराबर आ जाएगा -4 -8 लैम्बडा। तो x प्लस का 5 इधर आएगा, -5 बराबर 3 लैम्बडा, प्लस का 2 इधर आएगा, -2 बराबर 2 लैम्बडा और z प्लस 4 -8 लैम्बडा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x -5 बराबर 3 लैम्बडा, y -2 बटा में 2 बराबर लैम्बडा और z प्लस 4 बटा में -8 बराबर लैम्बडा। ठीक है, इस चीज़ को बाकी को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सब जगह लैम्बडा की वैल्यू सेम है तो इसको मैं बराबर ऐसे लिख सकता हूँ, x -5 बटा में 3 बराबर y -2 बटा में 2 बराबर z प्लस 4 बटा में -8। ठीक है, यहाँ तक हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और ये जो चीज़ आपके सामने आई है, ये जो ब्रैकेट में मैं बंद कर रहा हूँ, ये जो आया है ये रेखा का कार्तीय रूप है, रेखा का कार्तीय रूप, ये ध्यान रखना। तो सदिश रूप एक ही चीज होती है, ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये 3, 2 और जो -8 लिखा है ये इस रेखा के दिक् अनुपात है। क्या है? दिक् अनुपात। ये जो -5 है, ये 2 है, ये 4 नहीं है, -4 है, ये इस रेखा के क्या है? बिंदु है। ध्यान रखना, ये देख लो 5, 2, -4 यानी x1 y1 z1 है। ये x1 y1 और ये एक्चुअल में +4 नहीं, एक्चुअल माइनस है, क्योंकि कार्तीय जो रूप होता है वो x - x1 अपॉन a बराबर y - y1 अपॉन b बराबर z - z1 अपॉन c होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये लो साहब, रेखा का कार्तीय समीकरण वगैरह आ गया। अब हमें उदाहरण तो हम लोग ऑलमोस्ट करेंगे, 10 के 10 उदाहरण है शायद, है ना। 7वां भी करेंगे, 8वां भी करेंगे, फिर 9वां एग्जाम्पल, फिर 10वां। अगर आप लोगों ने 5 एग्जाम्पल ढंग से देख लिए और ढंग से समझ लिए, मान के चलो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। इतनी ही चीज़ें इसके अंदर, ज़्यादा कोई हार्ड काम नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं जो आपको आएगा नहीं। करो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगली स्लाइड में एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। और फॉर्मूले तो याद कर लेना कृपया करके। फॉर्मूला याद कर लोगे ना? फॉर्मूले तो याद ही हैं, दो रेखाओं के बीच के कोण के, कार्तीय रूप और सदिश रूप दोनों में। ठीक है, ये इसके दिक् अनुपात है, ध्यान रखना। 3, 2, -8 ये दिक् अनुपात। एक रेखा है तो ये ABC है, 2 है तो ये A1 B1 C1 है, दूसरी रेखा A2 B2 C2 हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। करिए सब इनको। ठीक है, तो उम्मीद है सदिश और कार्तीय रूप, सदिश रूप याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला होता है, लिखवा रखा है, ये याद है। कार्तीय रूप तो अपने आप आ जाता है। कार्तीय रूप R सदिश की जगह ये लेके गुणा भाग करना ज्यादा है नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है? दिए गए दो रेखाएं दे रखी जिनके सदिश रूप आपको दे रखे, मध्य कोण ज्ञात करना है। अब ये तो सदिश रूप है, तो दो रेखाओं के मध्य कोण निकलेगा, सदिश रूप का भी निकलेगा, कार्तीय रूप का। कार्तीय रूप जस्ट अगला ही एग्जाम्पल है, उसको हम लोग करते हैं। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान ये देना कि यहाँ पर आपको क्या करना है, ये A1 सदिश होगा, ये A2 सदिश होगा। ध्यान रखना, ये A1 सदिश होगा, ये A2 सदिश होगा, ये B1 सदिश होगा, ये B2 सदिश। पहला पॉइंट तो साहब आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। आप समझने का प्रयास ही करना। मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे चूंकि दो रेखाओं के मध्य कोण, चूंकि दो रेखाओं के मध्य, चूंकि दो रेखाओं के मध्य जो कोण होता है उसका फॉर्मूला कोस थीटा बराबर मापांक ऑफ B1 सदिश डॉट B2 सदिश अपॉन में B1 सदिश का परिमाण और B2 सदिश का परिमाण।
ये परिमाण है, ये मापांक का चिन्ह है, क्योंकि कोण माइनस में नहीं आता इसीलिए मैंने यहां पर मापांक आपके लगाए। ओके सर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं ध्यान से यहां देखूंगा तो मुझे b1 b2 की वैल्यू की जरूरत है, बाकी a1 a2 की जरूरत भी नहीं रहेगी। ठीक है, आप लोग लिखोगे चूंकि b1 सदिश, चूंकि b1 सदिश, b1 ये होगा जो पहले में यहां लिख रखा है, ये सदिश b1 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, b1 कौन हो जाएगा, b1 हो जाएगा i कैफ प्लस का 2j कैफ और प्लस का 2k कैफ, और b2 सदिश हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा 3i कैफ प्लस का 2j कैफ। इतना सिंपल चैप्टर है जिसकी कोई हद नहीं है, और ज़्यादा नंबर का भी होता है। यूपी बोर्ड में भी खूब नंबर का है, राजस्थान बोर्ड में खूब नंबर का है। जितनी बातें कम है उससे ज़्यादा नंबर है ना। बच्चे समाकलन करते हैं, लेकिन पहले सिंपल चैप्टर को करिए। समाकलन तो कर लोगे आप लोग जब बार बार करोगे तो। ये ऐसे चैप्टर है, इनको एक बार करने के बाद दोबारा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आपको ये रेखाएं दे रखी है तो आपको ये कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो रेखाओं के मध्य कोण निकलता कैसे है, कि b1 सदिश डॉट b2 सदिश निकालना, उसमें भाग लगाना b1 सदिश के परिमाण और b2 सदिश के परिमाण का। अब b1 सदिश कहां से आएगा, b1 सदिश होगा जो यहां पहले समय रेखा में लैम्बडा के गुणा में होगा। b2 सदिश कहां से आएगा, जो दूसरे में म्यू के गुणा में आएगा, ये म्यू का चिन्ह है। ये b1 सदिश, ये b2 सदिश, ये b1 सदिश, ये b2 सदिश, ये a1 सदिश, ये a2 सदिश। तो मैंने पहले ही बोला था ये a1 सदिश है, ये a2 सदिश है, ये b1 सदिश है, ये b2 सदिश है। तो मैंने चार चीजें बोली थी आपको, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि मुझे इनके बीच का कोण निकालना है, तो कोण का फॉर्मूला साहब ये होता है। इसमें कहाँ a1 a2 की जरूरत है, तो हमें तो लेने की जरूरत नहीं, तो हम लोगों ने यहां तक ये कर दी। ठीक है, अब मुझे b1 सदिश डॉट b2 सदिश मैं पहले निकाल लेता हूं, फिर वैल्यू पुट करूं, क्या समझे। हम लोग लिखेंगे चूंकि b1 सदिश डॉट b2 सदिश, b1 सदिश डॉट b2 सदिश i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 2k कैफ डॉट 3i कैफ 2j कैफ 6k कैफ। शायद गुणा करना तो आना चाहिए, 10वें चैप्टर में इतना बढ़िया तरीके से सिखाया था आपको, नहीं सिखाया था क्या। इस i को 3i से गुणा करोगे ये 3 बन जाएगा, क्योंकि i को i से गुणा 1 बन जाता है। 2 को 2 से गुणा करोगे ये 4 बन जाएगा। 2 को 6 से गुणा करोगे तो ये 12 बन जाएगा। यहां पर b1 सदिश डॉट b2 सदिश आएगा 19। जोड़ के देख लो, 19 ही आ रहा है ना, एक बार देख लेना। 19 ही आ रहा है, बिल्कुल आ गया। ठीक है, ये तो निकल गया, हाँ कोई समस्या नहीं। अब हम लोग लिखेंगे b1 सदिश का परिमाण, तो b1 सदिश का परिमाण। ठीक है, अब b1 सदिश का परिमाण कैसे निकलेगा, तो b1 सदिश के परिमाण में कोई दिक्कत नहीं, परिमाण निकालना पता है। इनके गुणांक, तो i का गुणांक है 1, तो 1 का स्क्वायर, j का गुणांक है 2, 2 का स्क्वायर, k का गुणांक है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4। ठीक है, तो ये अंडर रूट के अंदर 9 बनेगा। b1 सदिश का जो परिमाण आएगा वो किसके बराबर आएगा सब, 3 का आएगा। किसके आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ओके सर, अब हम लोग निकालते हैं b2 सदिश का परिमाण। किसका परिमाण निकालते हैं, b2 सदिश का परिमाण। और b2 सदिश का परिमाण अंडर रूट ऑफ i का गुणांक कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, j का गुणांक कितना 2, तो 2 का स्क्वायर, k का गुणांक कितना 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहां से b2 सदिश का जो परिमाण आएगा अंडर रूट के अंदर 9 + 4 + 36, तो b2 सदिश का परिमाण
गुण 50, B2 सदिश का परिमाण 7। कितना आ गया साहब 7? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। पहले फॉर्मूला पता किया B1, ये B1 ये B2, लेमड़ा के आगे वाला B1, म्यू के आगे वाला B2। यहाँ टी रेस आ जाते हैं। आप तो ये सोचना सेकंड नंबर पे B1 B2 आएगा। B1 B2 निकाला, डॉट प्रोडक्ट आता है ना, क्रॉस डॉट सीख रखे हैं 10वें चैप्टर में, काम कर दिया, वैल्यू पुट कर दो, आंसर भी आ गया। तो यहां से ही बन जाएगा कोस थीटा बराबर B1 सदिश डॉट B2 सदिश 19 आया था बटा में। B1 सदिश का परिमाण 3 आया था, इसका कितना आया था? 7 आया था। तो 3 गुणा 7 कोस थीटा बराबर 19 बटा 21, थीटा बराबर कोस इनवर्स थीटा बराबर कोस इनवर्स 19 बटा कितना? 21। ये लो सा। अब कार्तीय रूप वाला तो इससे भी सिंपल है, कार्तीय रूप इससे भी सिंपल है। देखना भी आप, मैंने बोला था ना जिस बच्चे को फॉर्मूला बता, 3 चीजें आती है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। 4 प्रकार के सवाल हैं। सदिश रूप और कार्तीय रूप का बीच का कोण निकालना, दो रेखाओं के बीच का। सदिश रूप और कार्तीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालना विषमतलीय, और सदिश रूप की दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है आपको समांतर रेखाओं की। और 1-2 सवाल और हैं, फिर हमारा चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं टाइम लगाऊंगा, लेकिन इस चैप्टर को एक बार करने के बाद वापस करने की जरूरत नहीं होती। समाकलन का रिवीजन करना पड़ता है, संतत्य अवकलनीयता का रिवीजन करना पड़ता है, सदिश हो गया, ये हो गया, आगे रैखिक प्रोग्राम आएगा, प्रायिकता आएगी, इनका एक बार रिविजन, इसका मतलब काम आपका हो गया, 100% काम हो गया। कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं आती किसी प्रकार की। करिए साहब, इसको करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ये जिसको पता है वो काम कर जाएगा। ये B1 ये B2, ये B1 ये B2, ये ध्यान रखना, बाकी काम हो जाएगा। अब अगला तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल अगला है। वो कार्तीय रूप दे रखा, कार्तीय में क्या समस्या? कार्तीय वाला ज़्यादा ईजी रहता है इससे भी। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बढ़िया तरीके से क्लियर भी हुआ होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशंस। और इसमें मैं आपको और बात बता दूं, इस प्रकार का फॉर्मेट ध्यान रखना है कि 2 रेखाएं दे रखी होगी, उनके बीच का कैसे कोण निकालना, भगवान जाने यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ और यहाँ सेम है। B1 B2 का डॉट, B1 सदिश का परिमाण, B2 सदिश का परिमाण, ये फॉर्मूला गुणा भाग करते काम खत्म। ये ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है नया दिमाग नहीं लगाना कोई नया सवाल आने पर। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 8 को। एग्जाम्पल नंबर 8 में 2 रेखा दे रखी है आपको, लेकिन ये कार्तीय रूप है, इनके मध्य का कोण आपको याद करना। पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा सब, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आप मेरी बातों को थोड़ा सा सुनना आप लोग। पहली रेखा है आपके पास x + 3 बटा में 3 बराबर y - 1 बटा में 5 z + 3 बटा में 4। ये रेखा 1 है, ध्यान, रेखा 1 है, ध्यान, समीकरण 1 नहीं, रेखा 1 है। तथा और अगला हो जाएगा x + 1 बटा में 1 y - 4 बटा में 1 बराबर z - 5 बटा में 2। यही है समीकरण तो मेरे हिसाब से, हाँ समीकरण यही, ठीक है। इसको हम लोग देंगे रेखा नंबर 2। आपको ये बताया ना, रेखा में ये 3 5 4 इसके दिक् अनुपात है, 1 1 2 इसके दिक् अनुपात है, ठीक है। ये हो गया समीकरण संख्या 2। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं वो थोड़ा ध्यान देना आप लोग।
आप लिखोगे चूंकि दो रेखाओं के मध्य कोण। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये रेखाएं जो है ना, ये जो दोनों दे रखी, इसको मैं चाहूं तो अभी सदिश रूप में बदल के भी निकाल सकता हूं पहले वाले फॉर्मूले से। मैं इस रेखा को, पहली वाली रेखा को सदिश रूप में बदल सकता हूं, दूसरी वाली रेखा को सदिश रूप में बदल सकता हूं, फिर मैं डॉट प्रोडक्ट लेके काम कर सकता हूं। लेकिन वैसा करने की वजह सीधा फॉर्मूला करो, काम बढ़िया। कार्तीय रूप में क्या होता है, दो रेखाओं के मध्य का जो कोण होता है ना, उसका फॉर्मूला सुनिएगा सब आप लोग। कोस थीटा बराबर, सुनने का प्रयास करना, कोस थीटा बराबर मापांक ऑफ A1 A2 B1 B2 C1 C2 बटा में अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है ये, अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से ये देखो, मुझे एक बात बताना, ये फॉर्मूला तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 किसी रेखा के दिक् अनुपाती होते हैं, और क्या होता है, दिक् अनुपाती होते हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, यहां मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या बोला था, दिक् अनुपाती है, हम लोग लिखेंगे रेखा एक के दिक् अनुपात। A1 बराबर 3, B1 बराबर 4, सॉरी 5, C1 बराबर 4। भाई किसी के दिक् अनुपात नीचे लिखा जाते हैं ABC, तो पहला समीकरण A1 B1 C1। अगले हम लोग लिख देंगे रेखा दो के दिक् अनुपात। A2 का मान आएगा, B2 का मान आएगा, और किसका मान आएगा, C2 का। A2 का मान 1, B2 का मान 1 और C2 का मान 2। 1 1 और 2, बोलो सब। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोगों ने A1 B1 C1 A2 B2 C2, मैंने पहले भी ये नहीं बताया कुछ, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा। जहां फॉर्मूले में जिस चीज की जरूरत है उसको लेके आ जाओ, काम हो गया। अब तो कैलकुलेशन ऐसा मापांक इसीलिए क्योंकि जो कोण होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए सब कर लेते हैं इसको पूरा, अभी हो गया है तो क्वेश्चन। अब तो गुणा भाग है वैसे भी, है ना, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर A1 A2, तो A1 का मान 3, A2 का मान 1, 3 गुणा 1 प्लस B1 का मान 5 और B2 का मान 1, तो 5 गुणा 1, C1 का मान 4 और C2 का मान 2, ठीक है। नीचे अंडर रूट ऑफ A1 B1 C1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। दूसरे में है A2 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, और ये आ गया मापांक। ठीक है, समझ आने, ये लाइन आ गई है वैसे। कोस थीटा बराबर 3 को 1 से गुणा करोगे तो ऊपर 3, 5 को 1 से गुणा करोगे 5, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8, बटा में 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4।
कोस थीटा बराबर मापांक ऑफ ऊपर कितना बना 8 5 13 यानी कि 16 अंडर रूट के अंदर 16 और 9 25 25 और 25 क्या हो जाएगा 50। ठीक है, और ये रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या लिख दूंगा इसको रूट 6 लिख दूंगा। ठीक है, मापांक लग गया। यहां से कोस थीटा बराबर 16 बटा रूट 50 को मैं 5 रूट 2 लिख सकता हूं और इसको मैं रूट 2 गुणा रूट 3 लिख सकता हूं। ठीक है, हो गया यहां तक। तो इसके बाद में कोस थीटा, अब मैं देख लेता हूं एक बार एनसीईआरटी को कहां तक इसने निकाला, उसी हिसाब से हम लोग निकाल देते हैं। उसी हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं, चेक करते हैं सर। इसने थोड़ा सा आगे ज़्यादा ही सोल्व किया, कोई समस्या नहीं। चलो ठीक है, तो ये बन जाएगा, मापांक तो हटा ही देता हूँ, 16 बटा ये तो 2 हो गया देखो, तो ये 5 गुणा 2 गुणा में रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट 6 नहीं रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 3। इसको काट दो, इसको 8 बार कोस थीटा बराबर 8 बटा 5 रूट 3। अब चाहो तो इसको इतना ही छोड़ दो, आपकी मर्जी है, थीटा बराबर लिख सकते हो, लेकिन सेम टू सेम उत्तर मिलाने का मतलब ऊपर नीचे हर का परिमेय आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर 8 बटा 5 रूट 3। ये कर दिया ऐसे, तो यहां से कोस थीटा बराबर, तो ऊपर तो 8 रूट 3 हो गए, नीचे 5 गुणा 3 रूट 3 बटा में 15 कोस इनवर्स 8 रूट 3 बटा में 15। ये लो सब सेम टू सेम आंसर मिलाने के लिए पूरा रामायण की है। बाकी आप चाहो तो यहाँ तक भी ठीक ही था, 16 बटा इसको अंदर गुणा कर रूट 300 आ जाता तो भी ठीक ही था, कोई दिक्कत नहीं। मेन मुद्दा ये है कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, A1 B1 C1, ये हमेशा दिक् अनुपात होते हैं। ABC दिक् अनुपात क्या कहलाते हैं, ABC कहलाते हैं। तो पहली रेखा में A1 B1 C1 हो गया, दूसरे में A2 B2 C2 सारे लिख दिए। और गुणा भाग है, जितना प्रोसेस आपके सामने इस चीज को छोड़कर जितना आपके सामने किया गया केवल और केवल गुणा भाग है, जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं, मुझे पता है इस बात का। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, किताब वाला थोड़ा शॉर्टकट करता है, बाकी मैंने पूरी भाषा आपको लिख के करवाई है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। ठीक है, अब दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालनी। अब रेखाओं में क्या होता है, या तो समांतर रेखाएं हो जाएगी या क्या हो जाएगी विषमतलीय हो जाएगी, तो वो भी पहचान करनी मैं आपको बता दूंगा, है ना। विषमतलीय में क्या होता है कि वहां पर सदिश और कार्तीय दोनों का ही निकालना पड़ेगा, लेकिन समांतर रेखाओं में ओनली फॉर आपको समांतर रेखाओं के बीच की निकालनी, तो कोई समस्या आएगी नहीं ज़्यादा। करिए करिए, अभी तो इसके 2 एग्जाम्पल करने, क्या करने 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल में दोनों यहाँ के बीच की दूरी ही निकालनी, न्यूनतम दूरी ही निकालनी, लेकिन एक विषमतलीय की निकालनी, एक समतलीय की निकालनी, दोनों अलग अलग। थोड़ा यहाँ क्रॉस निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकाल, 2 सदिशों का क्रॉस थोड़ा सा क्या होता है, सारणी के रूप में लिखा जाता है ना, सारणी के रूप का लिख के हमें निकालना पड़ेगा। कोई समस्या नहीं, कर लेंगे उसको भी, है ना। फिर तो 11.2 में इतने खास क्वेश्चंस भी नहीं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं, ऑलमोस्ट सवाल रिपीट हो रखे हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ऑलमोस्ट 8वां सवाल, 9वां सवाल, है ना, 10वां सवाल, क्या गजब का सवाल है सर, बहुत बढ़िया सवाल। वापिस 13वां, 14वां, 15वां सारे रिपीट हो गए, है ना। और विविध में ऑलमोस्ट सारे सवाल कर लिए हम लोगों ने, ऑलमोस्ट कर लिए। विविध का एक उदाहरण नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो अच्छा है, और विविध में उदाहरण भी नहीं है। ये काम तो अच्छा हो गया, चैप्टर्स छोटा ही है ना, 1-1.5 घंटे 2 घंटे क्लास होगी, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद वापस जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ले लो, लास्ट बार टाइम दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट के लिए, करो फटाफट, करिए साहब करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट।
ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8 सदिश रूप और कार्तीय रूप जब दे रखे होते हैं और दो रेखाओं के बीच का आपको कोण पूछा जाता है, आपने बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए रेखाएं दो प्रकार की होती है, एक विषमतलीय रेखाएं होगी, एक होगी समतलीय। अब आपको सर समतलीय और विषमतलीय की पहचान कैसे होगी? समतलीय और विषमतलीय की पहचान करने के लिए ये डिसाइड करेंगे, लेमड़ा के आगे वाला मान म्यू के आगे वाला या एस ओ टी, ये दोनों डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू एकदम एग्जैक्ट सेम है, जैसे 2i के माइनस का जे के प्लस के कैप, सेम टू सेम ये यहाँ और हो जाता भाई, 2i के माइनस जे के प्लस का के कैप हो जाता, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों रेखाएं समतलीय है। क्या है समतलीय? मतलब समान, समतलीय मतलब समांतर रेखाएं, एक जैसी एकदम। लेकिन यहाँ अलग अलग, इसका मतलब विषमतलीय रेखाएं। तो ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये B1 होगा और ये क्या होगा B2, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमड़ा B1 सदिश। और अब मैं चाहूँ तो इसके ऐसा लिख सकता हूँ, देखो ये काम करते हैं, पूरी भाषा बताता हूँ आपको। इसको दो समीकरण संख्या 1, सॉरी रेखा नंबर 1 और समीकरण संख्या 2। हम लोग इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं, कुछ हम लोग लिखेंगे रेखा 1 की R सदिश बराबर A1 सदिश प्लस लेमड़ा B1 सदिश तथा रेखा 2 की रेखा 2 की R सदिश बराबर A2 सदिश प्लस लेमड़ा B2 सदिश से तुलना करने पर यहां लेमड़ा नहीं लिख दिया, क्या लिखेंगे? म्यू। या हम लोग क्या लिखने वाले? म्यू लिखने वाले। क्लियर सा? इस चीज को हमें ध्यान रखना। और अगर हम लोग ये बात लिख लेते हैं तो हमारे पास खूब सारे यहां से मान आ जाएंगे, खूब सारे हमारे पास यहां से क्या आ जाएंगे? मान आ जाएंगे। कौन सा? पहले वाले समीकरण से A1 का मान आ जाएगा, तो A1 सदिश ये होगा जो ये लिखा है, देखो आई कैफ प्लस जे कैफ कोमा B1 सदिश भी आपके पास आ जाएगा। अब न्यूनतम दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है मैं भी बताता हूं। B1 सदिश ये होगा 2i कैफ माइनस का जे कैफ प्लस का के कैफ, और A2 सदिश इससे आएगा तो A2 सदिश ये रहा, A2 सदिश हो जाएगा 2i कैफ प्लस का जे कैफ माइनस का के कैफ। B2 सदिश हो जाएगा ये वाला 3i कैफ 5j कैफ प्लस का 2k कैफ। मेन मुद्दा यही होगा, ठीक है। A1 B1, A1 और A2 तो उसमें भी आएगा समांतर में, उस समय जो ये B1 और B2 उसको हम लोग B सदिश बोल देंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ये आपके पास मान आ गए। अब मैं आपको क्या करता हूँ, एक चीज़ ये बताता हूँ, इन दोनों रेखाओं के बीच का फॉर्मूला होता क्या। मैं एक बार ऐसी रैंडम लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे बाद में मिटाना वैसे भी पड़ेगा। फॉर्मूला होता है B1 सदिश B2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन में B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण। ये दो विषमतलीय रेखाओं के बीच का निकालने का कोण का फॉर्मूला होता है, सॉरी दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ध्यान से देखोगे तो एक तो मुझे A2 सदिश माइनस A1 सदिश चाहिए, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ। यहाँ पर क्या समस्या, निकाल लेता हूँ पहले जो जो चाहिए, उसमें ध्यान से देखते रहना। पहले हम लोग निकाल देते हैं A2 सदिश माइनस का A1 सदिश। चलो साहब, A2 सदिश कितना? A2 सदिश 2i कैफ जे कैफ और के कैफ माइनस A1 सदिश कितना? i कैफ प्लस जे कैफ। यहां से A2 सदिश माइनस A1 सदिश,
टू आई कैप में से आई कैप जाएगा तो आई कैप बचेगा, जे कैप में से जे कैप जाती है, जीरो जे कैप हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, चाहो तो लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं। और के कैप में कट नहीं रहा तो ये आ जाएगा के कैप। ठीक है, क्योंकि चीज़ें हमें हाईलाइट करनी पड़ेगी साहब, बाद में हमें जो चीज़ें चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो इस चैप्टर में फंस जाएंगे। भाषा आपको याद होनी चाहिए। ये लो साहब, A2 सदिश माइनस A1 सदिश आ गया। और अब आपको एक चीज़ नजर आ रही होगी, एक तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश निकालना, फिर दोनों का परिमाण लेना बाद की बात है। तो हमारे पास कम से कम फॉर्मूला हम लोग बाद में लगाएं, कहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी बाद में देखें। ठीक है, अब हमारे पास ये तो आ गया। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश वो सारणी की मदद से ऐसे निकलता है, यहाँ पर आई कैफ लिखा जाता है, यहाँ जे कैफ लिखा जाता है, यहाँ के कैफ लिखा जाता है। दूसरी पंक्ति में B1 के आपके दिक् अनुपात लिखे जाएंगे। तो B1 के दिक् अनुपात कितने, 2, यहाँ -1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। और B2 के दिक् अनुपात कितने, 3, -5 और 2। उम्मीद है मैंने जितनी बातें आपको 10वें चैप्टर के अंदर बता रखी सदिश के अंदर, वो सारी बातें आपको यहाँ याद होगी और आप इजी वे में ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में क्रॉस निकलता कैसे। ये आने के बाद यहाँ से आपको R1 से प्रसार करना है। किससे प्रसार करना है, R1 से प्रसार। तो हम लोग लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर, R1 से प्रसार करने पर, और जिसके सापेक्ष प्रसार किया जाता है उस चीज़ को हमेशा भूला जाता है। इस चीज़ को हम लोग अगर भूल जाएंगे तो हमारे पास एक्चुअल में जो वैल्यू आती है ना वो कुछ इस प्रकार से आती है। देखो, पहले आई कैफ आता है, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस का जे कैप आता है, फिर ब्रैकेट, फिर प्लस का के कैप आता है, फिर ब्रैकेट, ऐसे होता है। अब इस वैल्यू को लिखने के लिए आप सबको पता है किस प्रकार का यूज करना है, आपको कैसे करना है। पहले वाली चीज़ है तो इसको भूल जाओ। देखो तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, -1 -5 और 2। दूसरे वाले मारे तो इसको भूल जाओ तो क्या लिखा जाएगा, इधर 2 लिखा जाएगा, इधर 3 लिखा जाएगा, इधर 1, इधर 2। इधर आओगे तो भी आप लोग क्या लिखोगे, 2, -1, 3 और -5। कुछ इस प्रकार से आपको काम करना होता है। बात क्लियर हुई। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं सदिश के अंदर। अब ये आपके सारणी आने के बाद शायद मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी प्रकार की। ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा और ये इससे गुणा। चलिए सर, ये लो सर, ठीक है। तो यहां से आपके पास आएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। आई कैप तो बाहर चल रहा है। सारणिक गुणा कैसे होता है, 2 को -1 से गुणा करोगे तो -2, फिर चिन्ह माइनस का आता है सारणी में गुणा करते वक्त। -5 को 1 से गुणा करोगे तो -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। फिर माइनस का जे कैप चल रहा है। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, फिर चिन्ह माइनस का। 3 को 1 से गुणा करोगे तो 3, फिर प्लस में आ जाएगा के कैप। -2 को -5 को 2 से गुणा करोगे -10, फिर चिन्ह माइनस का। 3 को -1 से गुणा करोगे -3, माइनस माइनस हो जाएगा +3। ये आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपके पास आएगा B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश। ये 3 बचेगा तो ये 3 आई के बचेगा, ये माइनस का जे के बचेगा, ये माइनस का 7 के बचेगा। ये आपके पास आ गया सब जो आपको वैल्यू चाहिए थी। B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, पूरा का पूरा 10वां चैप्टर बन गया अगर फॉर्मूला याद था तो। अब हम लोग लिखेंगे चूंकि B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का परिमाण, क्यों परिमाण की जरूरत है ना अभी, तो परिमाण कैसे निकलेगा, परिमाण निकलेगा √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो यहां से √9 प्लस 1 प्लस गुण 50
तो B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश का जो परिमाण आएगा वो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 59। कितना आ जाएगा, 59। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई समस्या है। एक बार आप लोग आराम से यहाँ तक देखो और समझो क्या किया क्या नहीं। जिस बच्चे को फॉर्मूला पता था उसको तो कोई समस्या थी नहीं, जिस बच्चे को फॉर्मूला पता नहीं है उसको थोड़ी सी समस्याएं ज़्यादा ही आती। ठीक है, हो गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी वो जो डॉट है वो उसमें निकालें। हम लोग लिखेंगे चूंकि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी, दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर्मूले में होता है D बराबर मापांक ऑफ B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन में B1 क्रॉस B2 सदिश का परिमाण का मापांक। ये फॉर्मूला होता है दो विषमतलीय रेखाओं के बीच का निकालने का। तो देखो ये जब फॉर्मूला था तो पहले हम लोगों ने क्या किया, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, सारे मान लिख दिए। जब इस सूत्र को हम लोगों ने पहले देखा तो हमें इमेजिन ये होगा कि मुझे एक A2 सदिश माइनस A1 सदिश चाहिए, तो मैंने A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकाल दिया। तो इस A2 सदिश में से इस सदिश को कर दिया माइनस, इस सदिश में से इस सदिश को कर दिया माइनस। क्या मैं गलत जा रहा था क्या? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मिस्टेक हुई थी? देखो A2 सदिश कितना था, 2i प्लस जे कैप, ये माइनस का k कैप था ना यार। अरे ये माइनस का k कैप, देखो माइनस का, फिर इसमें से ये माइनस हुआ तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का k कैप ही था आएगा, है ना। एक बार और चेक कर लेता हूँ, क्या यही है क्या? अरे क्या ये है क्या, i के माइनस का k कैप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश, तो क्रॉस निकालने के लिए सारणिक निकाला जाता i j के, दूसरी पंक्ति में B1 के दिक् अनुपात, B1 के दिक् अनुपात 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और B2 के दिक् अनुपात 3 माइनस 5 और 2। R1 से प्रसार किया, तो जब इसका प्रसार किया तो ये इससे गुणा और ये इससे गुणा, ये किया तो यहाँ तक आते गए, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी, काम हमारा हो जाएगा। तो D बराबर मापांक ऑफ B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश वो रहा कितना, 3i कैफ माइनस का j कैफ माइनस का 7k कैफ, फिर डॉट A2 सदिश माइनस A1 सदिश ये रहा, i कैफ माइनस का k कैफ बटा में इसका परिमाण कितना था, 59। तो इसका परिमाण तो ऊपर पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से D बराबर 3i को i से गुणा करोगे तो 3, अब j है नहीं तो माइनस का 0, माइनस 7k को माइनस k से करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 7, और बटा में क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 59। ठीक है, तो यहां से D बराबर 10 बटा रूट 59। ये लो सर, ये यूपी बोर्ड में 5 नंबर का सवाल आएगा, राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का सवाल आएगा फाइनल। 10 बटा रूट 59। जितनी आपको दिक्कतें लग रही उतना है नहीं, ये सारी चीज़ें B1 सदिश क्रॉस B2 सदिश 10वें चैप्टर कर चुके हैं। परिमाण लेना, सारी बातें, फॉर्मूला जिसको पता था उसके हिसाब से पहले हम लोगों ने काम कर दिया था। करो, अगला सवाल भी सेम है, बट यहाँ पर अगले में समांतर रेखाएं आ जाएगी, दोनों सेम है। यहाँ पर दोनों सेम आती, कोई दिक्कत आती नहीं। ठीक है, करो पहले इसको, करो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उम्मीद है एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी, कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की। फॉर्मूले के हिसाब से काम कर दिया, जो जो फॉर्मूले में चाहिए था। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई का आई के साथ गुणा 1 होता है, जे था नहीं तो जे 0 हो गया, के का के साथ +7 हो गया, और ये रूट 59 वगैरह सब है। परिमाण कैसे निकलता है,
इसके अधिक अनुपात का स्क्वायर, इसके अधिक अनुपात का स्क्वायर, इसके अधिक अनुपात का स्क्वायर करके काम हो गया। ठीक है, तुलना करने पर हमेशा ही थोड़ा विषमतलीय और समांतर रेखाएं चेक कर। विषमतलीय अगर यहाँ अलग अलग है तो विषमतलीय, यहाँ दोनों जगह सेम है तो समांतर है। अब समांतर वाले में ये फॉर्मूला भी सेम आएगा, यहाँ 20 सदिश आएगा, यहाँ 20 सदिश का परिमाण आएगा। डॉट लेना बहुत बढ़िया बात है, क्रॉस लेना भी नहीं है वहाँ पर, है। यहाँ डॉट की जगह समांतर में क्रॉस आएगा, यहाँ पहले क्रॉस ले रहे थे फिर डॉट ले रहे थे, यहाँ डॉट की जगह a2 - a1 सदिश का क्रॉस लेना है। किसके साथ? उसके साथ हम लोग ले लेंगे, कोई समस्या नहीं। करिए साहब, इसको करिए फटाफट। हाँ, इसके कार्तीय रूप का भी एक सवाल आएगा, हम लोग आगे करेंगे। पहले इसको, और ज़्यादा सवाल बचे हुए नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन हो रहे, फटाफट करते हैं और लेक्चर करते हैं एंड। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 9 भी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 का सॉल्यूशन। अब देखो 11.2 का लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10, इसको हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है दी गई रेखाओं L1 तथा L2 के बीच न्यूनतम दूरी आपको ज्ञात करनी। अभी आपको सर अभी तो हमने न्यूनतम दूरी क्या किया था, तो जो दो रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो दो रेखाओं के बीच की, एक तो विषमतलीय है मतलब अलग अलग, एक है समांतर रेखाओं के बीच की। अब समांतर और विषमतलीय में क्या फर्क होता है? समांतर, अभी पहले वाले में दोनों मान लैम्बडा और म्यू के बाद अलग अलग थे, यहाँ देखो इस बार सेम टू सेम है। इसका मतलब यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम होने का मतलब ये रेखा L1 और रेखा L2 दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं समांतर है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चूंकि दी गई दोनों रेखाएं समांतर है। और अगर ये समांतर है तो समांतर के अंदर A1 का मान तो आपके पास आ जाएगा A1 सदिश। A1 सदिश तो यही होगा जो पहले था, अभी यहां पर ये I कैफ प्लस का 2j कैफ माइनस का 4k कैफ, और A2 सदिश ये बड़ा 3i कैफ 3j कैफ माइनस का 5k कैफ। ठीक है, और इनके साथ में एक चीज और लिखनी पड़ेगी, b सदिश आएगा। इस बार अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, दोनों ये आ जाए। ये b सदिश है आपका 2i कैफ 3j कैफ प्लस का 6k कैफ। ठीक है, ये नहीं लगाकर बीच में तथा का साइन लगा देता हूं। बीच में क्या लिख दिया? तथा। उम्मीद है यहां तक कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार, एकदम सिंपल सा काम हो गया। अब करना क्या होगा कि मुझे वही पहले A2 सदिश माइनस A1 सदिश निकालना पड़ेगा, फिर उसका B सदिश, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आपको याद होना चाहिए। हम लोग पहले निकालेंगे इसका A2 सदिश, क्या निकालेंगे? A2 सदिश माइनस का A1 सदिश। क्या निकालेंगे? A2 सदिश माइनस A1 सदिश। ये आ जाएगा 3i कैफ 3j कैफ माइनस का 5k कैफ। ठीक है, इसमें से माइनस करना है A1 सदिश, तो i कैफ प्लस का 2j कैफ माइनस का क्या आ जाएगा? 4k कैफ। तो यहाँ से 3i कैफ में से i कैफ जाएगा तो 2i कैफ बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 3j कैफ में से 2j कैफ जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा? j कैफ बचेगा। ये माइनस का 5k कैफ है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। माइनस के 5k कैफ में से प्लस का 4k कैफ जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? k कैफ। ये आपके पास A2 सदिश माइनस का क्या आएगा? A1 सदिश आएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई है बढ़िया तरीके से। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको किसी भी प्रकार की यहाँ तक आएगी। ठीक है, अब इस A2 सदिश माइनस A1 सदिश का क्रॉस लेना है B सदिश, क्योंकि फॉर्मूला आपको मैं एक बार तो बेसिक बता देता हूँ। D बराबर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपके B सदिश क्रॉस A2 सदिश माइनस A1 सदिश अपॉन B सदिश का परिमाण। हाँ, B सदिश का परिमाण बाद में ले लो, पहले ले लो, चलो कोई नहीं। ठीक है, साथ के साथ हम लोग B सदिश, क्योंकि हम लोग पहले ही क्रॉस निकालेंगे, इस पूरे के अंदर ऊपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, B सदिश का परिमाण हम लोग पहले निकाल लेते हैं। और किसी भी चीज़ का परिमाण निकालना बहुत ईजी होता है। किसी भी चीज़ का परिमाण निकालना, इसके गुणांक का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये इसका निकल रहा है, तो हम तो यहाँ से लिख देंगे b सदिश का जो परिमाण है 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर b सदिश का जो परिमाण है वो अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट गुण 50। कितना आ जाएगा, गुण 50। रूट गुण 50 का मतलब b सदिश का परिमाण कितना आ गया साहब, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। मुझे नहीं लगता कोई समस्या यहाँ तक है आपको। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हमें पता है कि b सदिश का परिमाण आ गया, a2 सदिश माइनस a1 सदिश ने इसका b सदिश के साथ क्रॉस लेना है। क्या लेना है हमें इसका साथ, इसका क्रॉस लेना। तो पहले क्रॉस निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्रॉस निकालते हैं साहब, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। क्रॉस निकालेंगे तो भी कोई समस्या आपको किसी प्रकार की आएगी नहीं। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अब हम लोग फॉर्मूला अगर हम लोग बात करें ना, ये आगे अब हम लोग निकालते हैं इसका b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश। पहले ये निकालेंगे, फिर इसका परिमाण भी निकालना, ध्यान रखना। ये कैसे निकलेगा साहब, ये निकलेगा कुछ इस प्रकार से, सारणी की मदद से निकलता है। और पहले में आता है i कैफ, फिर j कैफ, फिर k कैफ। ये आ गया। अब b सदिश जो आया था ना, b सदिश उसके दिक् अनुपात आएंगे। पहले b सदिश के दिक् अनुपात कितने हैं, देखो 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6। फिर a2 सदिश माइनस a1 सदिश, a2 सदिश माइनस a1 सदिश के दिक् अनुपात, तो 2, यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ये करना है। और हमें यहाँ से इसका r1 से प्रसार करना है। क्या करना है साहब, r1 से प्रसार। तो हम लोग लिखेंगे r1 से प्रसार करने पर, r1 से प्रसार करेंगे तो ये चीज़ भूल जाइए आप लोग, है ना। प्रसार करना शायद मैंने कितनी बार आपको सिखा दिया, अब तो आ जाना चाहिए, है ना। चौथे चैप्टर से पढ़ रहे हैं, और चैप्टर आगे आगे, और तो क्या चाहिए आपको। करते हैं साहब, प्रसार भी करते हैं, ध्यान देना आप लोग। तो पहला i कैफ आ जाएगा, फिर माइनस का j कैफ आ जाएगा, फिर प्लस का क्या आ जाएगा, k कैफ। ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान दो आप लोग, पहली पंक्ति में हो तो इसको भूल जाओ। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3। पहले तो भूलना ही वैसे, 3, 6, 1, माइनस 1। दूसरी में आओगे तो इधर 2 ले आओ, इधर 6 हो जाएगा, इधर 2 और इधर माइनस 1। यहाँ आओगे तो ये बन जाएगा 2, 3, 2 और ये बन जाएगा 1। और ये करने के बाद वज्र गुणा, ऐसे और ऐसे, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा i कैफ। 3 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 3, 1 को 6 से गुणा करोगे तो माइनस का 6, क्योंकि चिन्ह माइनस का था बीच में, माइनस का 6। 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, फिर चिन्ह माइनस का, 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12, फिर प्लस का k कैफ। 2 को 1 से गुणा करोगे 2, फिर चिन्ह माइनस का, 2 को 3 से गुणा करोगे 6। तो यहाँ से एक्चुअल में जो आएगा आपके पास b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश बराबर, ये माइनस का 9i कैफ बचेगा। ठीक है, और ये माइनस का 14 होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14 k कैफ, और ये हो जाएगा माइनस का 4 k कैफ। ये आपके पास ये है। लेकिन इसका परिमाण भी तो निकालना, हमें क्या निकालना, इसका परिमाण भी निकालना। तो परिमाण आपको चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि, इसका परिमाण निकालना हम लोग लिखेंगे चूंकि b सदिश, क्या लिखेंगे, b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश का आपको निकालना है परिमाण। क्या निकालना, इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए आपको अंडर रूट ऑफ -9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसके दिक् अनुपातों का स्क्वायर, प्लस में 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्लस में -4 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये बनेगा 81, ये बनेगा 196 और ये बनेगा 16। तो एक्चुअल में आपके पास में b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश का अगर आपको परिमाण निकालना है
तो वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। ध्यान से देखो आप लोग, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया तो ये 200 बन जाएगा, 281, और ये हो जाएगा 12, यानी 293। कितना हो जाएगा? 293। ये आपके पास इसका परिमाण आ गया सर। ये आपके इसके पास क्या आ गया? परिमाण। अभी भी और है, चीज़ें खत्म नहीं हुई है। अभी तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण निकालना है ना, अभी तो इनके बीच का, समांतर रेखाओं के बीच का कोण निकालना है, तो वो भी निकाल लेते हैं सर। ये आ गया। अब तो सिंपल है, एक लाइन का उत्तर है। हम लोग लिखेंगे, देखो यहां तक हो गया था ना आपके, यहां तक, ठीक है, यहां तक था, तो मैं बाकी चीजें यहां लिख रहा हूं। हम लोग लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला आप सबको ध्यान रखना है। d बराबर होता है b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश अपॉन में b सदिश का परिमाण, ये होता है। और ये तो सीधा सीधा अब आ ही गया, एक लाइन का उत्तर है। d बराबर b सदिश क्रॉस a2 सदिश माइनस a1 सदिश, इसका परिमाण, परिमाण कितना है? √293। और इसका उत्तर कितना आया था? ये रसा, ये लो सा, कहानी खत्म और सवाल खत्म। एग्जाम्पल पांचों के पांचों खत्म। और जिस बच्चे ने एग्जाम्पल पांचों के पांचों कर लिए, 11.2 जो है उसका एक क्वेश्चन मुझे करवाने की जरूरत है, बाकी आप लोग ऐसे उड़ा के लेके जाते, ऐसे उड़ेंगे सवाल, इतने शानदार तरीके से उड़ जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें चाहिए। ये फॉर्मूला पता था तो पहले हमने a2 - a1 निकाला, a2 - a1 निकाला, फिर b सदिश चाहिए था, b सदिश का परिमाण निकाल दिया, फिर p सदिश क्रॉस a2 - a1 सदिश निकाला, वो ये आया, इसका हम लोगों ने परिमाण लिया। परिमाण लेने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, काम हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग 11.2 अगर आप लोग बात करोगे तो 11.2 में ऑलमोस्ट आप लोग सवाल कर लोगे। 11.2 के अंदर मुझे सवाल करवाना है 10वां, सीधा सीधा कौन सा सवाल करवाना है? 10वां करवाना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मैं गारंटी लेता हूं आपको किसी भी सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप लोगों ने पांचों एग्जाम्पल देख लिए हैं और 11.1 के जो 3 सवाल हम लोगों ने किए वो देख रखें, तो किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग उड़ा के लेके चलो, फोड़ दोगे इनको, कोई समस्या नहीं। करिए सब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला 10वां जो आ रहा है 11.2 का। और फिर विविध का भी एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपके लंबवत वाला है और के मान वाला। इसमें लंबवत है और p का मान निकालना, उसमें लंबवत है तो k का मान निकालना। कोई समस्या नहीं आएगी। बेहतरीन तरीके से मैंने आपके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी है, शानदार तरीके से एक एक चीज़ को आपको समझाया है, बारीकी से सारी बातें बताई। आप लोगों को अगर फॉर्मूला पता है तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। वादा है ये मेरा आप लोगों से। आप लोग आराम से इसको कर लोगे, ये पक्की बात है। ठीक है, कर लीजिए सा फटाफट। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं और लेक्चर होने वाला है खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 10 में भी किसी प्रकार कोई समस्या है नहीं। बढ़िया तरीके से ये करो। अगले स्लाइड हम लोग करते हैं 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, हम लोग 11.2 का एक ही क्वेश्चन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक विविध का क्वेश्चन कर लेंगे। लेक्चर हो रहा है खत्म। वैसे भी सेम सवाल रिपीट हो रहे हैं 11.2 में, जितने आप लोग देखोगे सेम टू सेम मैंने एग्जाम्पल में करवा दी। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10वां। P का मान ज्ञात कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब हो। दो रेखाएं लंबवत कब होती है? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो। और दो रेखाएं समांतर कब होती है? जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ये हम लोगों ने पढ़ रखा। ध्यान दीजिए साहब। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, रेखाओं का मानक रूप यह नहीं होता। किसी रेखा का मानक रूप अगर हम लोग इस रेखा को लिखें ना, तो देखो 1 माइनस एक्स बटा में 3, 7y माइनस 14 बटा में 2p। इस रेखा को मानक रूप में बदलना। मानक रूप होता है क्या? मैं आपको एक बात बताता हूं। किसी भी रेखा का जो मानक रूप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, x माइनस x1 अपॉन ए
वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये चीज जो है ना, ये देखो, ये जो एक्स है वो पहले होना चाहिए, फिर वाई पहले होना चाहिए, फिर जेड पहले होना चाहिए। हाँ, यहाँ ऊपर माइनस का चिन्ह है तो ठीक है, प्लस का तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक्स प्लस का माइनस का नहीं है तो आप लिखोगे, इसको हम लोग देंगे रेखा नंबर 1। आप लिखोगे रेखा 1 को मानक रूप में बदलने पर, क्योंकि ये इसके दिक् अनुपात होंगे, ए बी सी दिक् अनुपात तो चाहिए। पहली रेखा में A1 B1 C1 आ जाएगा, दूसरी में A2 B2 C2 आ जाएगा। ठीक है, मानक रूप में बदलेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ ऊपर जब माइनस कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 बटा में 3। यहाँ y को सिंगल करना है तो 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लेते ही y माइनस का 2 बटा में 2p। ये बेचारा सिंपल है, अपने पहले से मानक रूप में ही है, z माइनस 3 बटा में 2। थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो x माइनस 1, ये माइनस यहाँ नीचे लगा दो तो माइनस का 3, ऊपर y माइनस 2 रखना है तो इसको 2p बटा 7, क्योंकि 7 वापिस ऊपर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा बटा में 2। ये हमारे पास नीचे इसके दिक् अनुपात आ गए। आप लिखोगे चूंकि दिक् अनुपात A1 का मान -3, B1 का मान 2p बटा 7 और C1 का मान 2। ऐसे काम करना पड़ेगा, ऐसे बदलना पड़ेगा। एक्स वाई जेड को सिंगल बनाना, जो भी चीज़ है गुणा वाली भाग में भेजी जाएगी, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये आपके पास हो गया। ये तो रेखा पहली थी, अब रेखा दूसरी और लिखते हैं। ठीक है, रेखा दूसरी कौन है सब? रेखा दूसरी है 7 माइनस का 7x बटा में 3p, बिल्कुल सा, बराबर y माइनस 5 बटा में 1 बराबर 6 माइनस जेड बटा में 5। रेखा नंबर 2। ये रेखा नंबर कौन सी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसको भी बदलते हैं, ये भी सही फॉर्मेट में नहीं है ना, क्योंकि आगे पीछे हो रखी है तो आगे पीछे को सही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया सब। अब वही बात, रेखा 1 को, रेखा 2 को मानक रूप में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि x प्लस होना चाहिए इसमें। देखो x प्लस भी होना चाहिए सिंगल, तो माइनस का 7 कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस का 7 कॉमन लेते ही x माइनस 1 बदल जाएगा बटा में 3p। आगे वाला ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं। y माइनस 5 बटा में 1, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो z माइनस 6 बटा में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये बन जाएगा x माइनस 1 बटा में 3p बटा माइनस 7। ये माइनस 7 बटा में आ गया, वापिस ऊपर जाना सेम चीज बन सकती, बराबर y माइनस 5 बटा में 1 z माइनस 6 बटा में माइनस 5। ये माइनस नीचे लगा दी, इस रेखा के दिक् अनुपात और आगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे चूंकि दिक् अनुपात यहां से आएगा A2 का मान माइनस का 3p बटा 7 कोमा B2 का मान कितना? 1, C2 का मान कितना? -5। ये यहां तक आपको क्या करना, अगर रेखा को फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा।
ये कुछ इस प्रकार से x-1 और ये x-x1 करके ऐसे कुछ भी कॉमन लेना है, बटा में भेजिए, काम आपको करना पड़ेगा। अब शर्त दे रखी है दोनों रेखाएं क्या समांतर हैं, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि दोनों रेखाएं लंबवत हो तो, और दोनों रेखाएं लंबवत होने की एक ही शर्त है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। ये शर्त है, आपको नोट्स में लिखवा रखी। a1 का मान आपके पास ये रहा -3 गुणा, a2 का मान है -3p, अब तो केवल और केवल गुणा भाग है, ठीक है, प्लस b1 का मान है 2p/7 गुणा b2 का मान है 1, c1 का मान है 2, c2 का मान है -5 बराबर 0। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया 9p/7, ये बन जाएगा 2p/7, ये -10 बराबर 0। यहाँ से अगर इन दोनों का 2 का एलसीएम ये साथ लूँ तो ये बन जाएगा 9p प्लस का 2p और -10 उधर जाएगा प्लस का 10, ये वज्र गुणा होगा तो 11p बराबर 10 गुणा 7, तो 11p बराबर 70, p का मान 70/11। हाँ जी साहब, p का मान कितना 70/11, यही तो पूछा गया था आपसे और क्या। अब विविध का एक तीसरा सवाल करवाना सेम टू सेम ऐसा ही, उसको भी मानक रूप में बदलो, काम आपका हो जाएगा, कोई समस्या आपको आएगी नहीं। बोलो सर, या वो होमवर्क में कर लेना आप लोग। चलो, विविध का तीसरा सवाल आपको होमवर्क में करना, आप लोग कर लेंगे मुझे पता है, और ये कर लो, और हम कर रहे हैं आपका लेक्चर खत्म। करिए साहब, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से सेम टू सेम ऐसा सवाल जब भी आए, और ऐसा सवाल आता है यूपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड के अंदर अक्सर, यूपी बोर्ड में 8 नंबर का सवाल 5 नंबर का, और राजस्थान बोर्ड में 4 नंबर का सवाल आएगा इस प्रकार का। रेखा जो भी 2 रेखाएं दे रखी होगी, लंबवत देता है, p का मान k का मान वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी पूछ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काम करना है। ये लो साहब, हमने त्रिविमीय ज्यामिति खत्म कर दिया, इसके नोट्स ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसके MCQ क्लास में ऑलरेडी आपके ले चुका हूँ, इसके इम्पोर्टेंट NCERT के सवाल और एग्जाम्पल का आपके सामने लेक्चर तैयार है। कल मैं आपको लेकर हाजिर होऊंगा, रैखिक प्रोग्रामर, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई MCQ क्लास नहीं, एक मुझे 2 ग्राफ समझाने। अगर किसी बच्चे ने 2 ग्राफ ढंग से समझ लिया, अधिकतम और न्यूनतम, और ग्राफ हम लोग 10वीं क्लास से पढ़ते हैं, 10वीं में पढ़ा, 11वीं में पढ़ा, 12वीं में ग्राफ पढ़ के ग्राफ बनेगा, 2-3 रेखाएं बनेगी, छायांकित भाग होगा, उसमें आपको भाग निकालना, 2 सवाल करने के बाद रैखिक प्रोग्रामर में मैं गारंटी लेता हूँ कोई समस्या आपको नहीं आएगी, तो वो मैं करवा दूंगा। और फिर लेक्चर कंप्लीट, फिर प्रायिकता है, प्रायिकता के नोट समझाने और प्रायिकता के MCQ क्लास लेनी है। जल्दी हम लोग 1-2 दिनों के अंदर फटाफट इसको करके खत्म कर रहे हैं। और साथ के साथ वैसे भी PYQ सीरीज भी चल रही है राजस्थान बोर्ड की, और यूपी बोर्ड के इंपॉर्टेंट में छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जैसे 5 नंबर के आगे 8 नंबर के सवाल आगे बढ़िया तरीके से, कुछ तो समस्या आएगी नहीं आपको किसी प्रकार की, ये वादा है मेरा आप लोगों से। करो साहब, इसको करो पहले, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और आप अपनी ईमानदारी से आप लोग इसका जो विविध का जो तीसरा सवाल है k का मान वाला, वो आप लोग पक्का करेंगे। सेम सवाल है, यही कंडीशंस है। रेखा के मानक रूप में बदलने पर a1 b1 c1 निकालना है, दूसरी रेखा को मानक रूप में बदलने पर a2 b2 c2 निकलेगा। दोनों रेखाएं लंबवत हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होता है। कैलकुलेशन करके p का मान 70/11 निकाल लिया, वैसे k का मान आ जाएगा। आप लोग करना उसको, सब करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल करोगे, इतने मेरे लालो लाली होशियार है, कोई समस्या है नहीं। मानक रूप एक ही है, हमेशा x y और z इक्का ही होने चाहिए, मतलब गुणांक में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और प्लस होने चाहिए, पहले होने चाहिए। तो इसको प्लस बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, यहाँ 7 कॉमन लेना पड़ेगा, ये पहले से ठीक था। दूसरे वाले में माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, 7 भी कॉमन, ये ठीक था। यहाँ जेड माइनस का है तो माइनस कॉमन ले लो, प्लस बनाओ, बाकी काम माइनस प्लस ऊपर नीचे आ जाएगा। और ये हमेशा इसके जो नीचे लिखे हैं रेखा ये दिक अनुपात होते हैं, ABC 2 रेखाएं हैं तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, लंबवत की शर्त लगाई, काम हो गया। तीसरा सवाल आप लोग करना एक बार ट्राई, और हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आपने इसको समझा तो उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी किसी प्रकार की, आप लोग ईजी वे में उसको भी कर सकते हो। करो साहब, इसको करो फटाफट।
ठीक है, तो उम्मीद है जो हमने त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशन ज्योमेट्री शुरू किया था उसकी वन शॉट सीरीज आपकी खत्म हो गई है। बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए, मस्त रही, सुस्त रही। एग्जाम नज़दीक है, जल्दी हम लोग सिलेबस भी कंप्लीट करने वाले हैं और वन शॉट सीरीज चल रही है। इंपॉर्टेंट सवाल भी आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी वीडियो भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं आपके लिए बढ़िया तरीके से। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलेंगे कल रैखिक प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।